उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भोलापुर में 4 लड़के पिंटू, मुन्ना, गुड्डू और राजू अपने शरारती स्वभाव के लिए मशहूर थे। ये चारों बचपन के दोस्त थे और गांव में जहां भी जाते वहां कोई ना कोई कांड हो ही जाता। गांव वाले इन्हें 4 तूफान कहते थे, क्योंकि जब भी कोई नई मुसीबत होती पीछे से इन्हीं का नाम निकलता। एक दिन इन चारों ने योजना बनाई कि प्रधान जी की मोटी सी भैंस चुराई जाए। रात का समय चुना गया जब पूरा गांव सोता है। सबसे फुर्तीला गुड्डू दीवार फांदकर अंदर घुसा। पिंटू ने रस्सी संभाली, मुन्ना ने निगरानी रखी और राजू भैंस को धीरे धीरे खींचने लगा। पर भैंस ने जैसे ही हरकत महसूस की, जोर से रंभाई और पूरे गांव की नींद उड़ गई। चारों जान बचाकर भागे और भैंस वहीं छोड़नी पड़ी। अपनी नाकामी से निराश होकर उन्होंने अगला निशाना बनाया रामदीन की बकरी गुलाबो, जो इतनी तगड़ी और दूध वाली थी कि गांव की शान मानी जाती थी। इस बार गुड्डू ने बकरी को गुड़ खिलाकर बहलाया, पिंटू ने बोरी तैयार रखी, मुन्ना ने रास्ता साफ किया और राजू ने बकरी को कंधे पर लाद लिया। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन तभी गुलाबो ने जोर से में शुरू कर दिया। रामदीन जाग गया और फिर शुरू हुई गांव के बीच एक जबरदस्त दौड़। चारों दोस्त बकरी के साथ खेतों की तरफ भागे। रामदीन पीछे पीछे लाठी लेकर दौड़ा रहा। आखिरकार जब थक हारकर चारों एक कुएं के पास पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि बकरी ने रास्ते भर गोबर कर करके उनका बुरा हाल कर दिया था। बकरी तो जैसे बदला लेकर ही मानी। बेचारे चारों की हालत इतनी खराब हो गई कि अगले दिन से उन्होंने तय कर लिया अब कुछ दिन सीधा चलेंगे। लेकिन गांव वालों को पता था ये 4 तूफान कभी ज्यादा दिन सीधे नहीं रहते। कुछ दिन तो चारों ने सच में सीधा सादा जीवन बिताया। खेत में हल चलाना, मवेशियों को चारा देना और घर वालों की डांट चुपचाप सुनना। पर जितना भी खुद को रोकने की कोशिश करते, उनके अंदर की शरारती आत्मा चैन से कहां बैठती। एक दिन गांव में अफवाह उड़ी कि पड़ोसी गांव धनपुर में एक बाबा आए हैं जो जादू से सोना बना सकते हैं। यह सुनते ही चारों के कान खड़े हो गए। पिंटू बोला, अगर हम बाबा की झोली चुरा लें तो हो सकता है उसमें कोई जादुई चीज हो। मुन्ना ने आंखें मटकाते हुए कहा, अरे गधे, झोली नहीं, बाबा को ही उठा लेते हैं। और फिर शुरू हुई एक नई योजना बाबा को भगाकर उनसे जादू सीखने की। अगली रात चारों ने सर पर गमछा बांधा, मुंह पर कालिख पोती और बाबा की झोपड़ी की तरफ निकल पड़े। झोपड़ी में पहुंचते ही राजू ने बाबा को रस्सी से बांधा, गुड्डू ने मुंहों पर पट्टी बांधी और वे उसे उठाकर गांव के बाहर वाले पुराने कुएं के पास ले गए। लेकिन बाबा कोई मामूली बाबा नहीं थे। असल में वो एक नाटक मंडली से थे जो किसी नाटक के अभ्यास में लगे थे। सुबह होते ही पूरी मंडली ने गांव में हंगामा मचा दिया। हमारे बाबा को अगवा कर लिया गया और बात थाने तक पहुंच गई। अब तो चारों की सिट्टी पिट्टी गुम। घर वाले भी शर्म से गड़ गए। चारों ने किसी तरह बाबा से माफी मांगी, वापस छोड़ा और कस्में खाईं कि अब कोई ऊटपटांग काम नहीं करेंगे। मगर गांव जानता था ये तो बस अगले तूफान से पहले की शांति थी। गांव में कुछ ही दिनों में सब शांत हो गया था। लेकिन पिंटू, जो सबसे आगे रहता था, इन दिनों कुछ बदला बदला सा लग रहा था। वह अब कम बोलता, खेतों की ओर अकेले चला जाता और अक्सर एक पगडंडी की तरफ देखा करता। एक दिन राजू ने उसे एक नई लड़की से बातें करते हुए देख लिया। वह थी रेशमा, जो हाल ही में अपने मामा के घर धनपुर से भोलापुर आई थी। पढ़ी लिखी, शहर से आई और बड़ी सी आंखों वाली रेशमा ने पिंटू को ऐसा फंसाया कि पिंटू अपने यार दोस्त सब भूल गया। गुड्डू, मुन्ना और राजू को जब इस बात का पता चला तो पहले तो हंसी उड़ाई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पिंटू की बेरुखी चुभने लगी। मुन्ना ने ताना मारा, भाई अब तो तू आशिक हो गया, बाकी सब बेकार। बातों बातों में तकरार इतनी बढ़ी कि पिंटू ने कह दिया, अब मैं बच्चों वाली हरकतें नहीं करूंगा, तुम लोग करते रहो अपने ऊटपटांग काम। अब पहली बार इन चारों की दोस्ती में दरार आ चुकी थी। पिंटू अकेला रहने लगा और बाकी तीनों उदास हो गए।
लेकिन तभी गांव में असली मुसीबत आ गई। रातों रात किसी ने कई घरों से मुर्गियां और गेहूं के बोरे चुरा लिए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। शक उन पर ही गया, आखिर नाम तो पहले से बदनाम था। अब गुड्डू, मुन्ना और राजू को लगा कि अगर वे असली चोर को नहीं पकड़ेंगे तो उनकी इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। उन्होंने तय किया, इस बार कुछ अलग करेंगे, इस बार वे हीरो बनेंगे। लेकिन क्या पिंटू अब उनकी मदद करेगा या दोस्ती सच में टूट चुकी थी? गुड्डू, मुन्ना और राजू ने तय कर लिया था कि अब वे अपनी इज्जत खुद बचाएंगे। उन्होंने रात में गांव के चारों तरफ निगरानी शुरू की। कभी पेड़ों पर चढ़ते, कभी झाड़ियों में छिपते। 3 रातें बीत गईं, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। चौथी रात अचानक कुछ आहट सुनाई दी। अंधेरे में 3 परछाइयां दिखीं, कोई बोरे उठा रहा था। तीनों बिना वक्त गंवाए पीछा करने लगे। चोर खेतों की ओर भागे और वहां जाकर छिप गए। राजू ने धीरे से घेराबंदी की। गुड्डू ने एक मोटी लकड़ी उठाई और मुन्ना चिल्लाया, अब भाग नहीं सकते। लेकिन जैसे ही उन्होंने झाड़ियों से खींचा, सामने 3 अनजान लड़के निकले जो धनपुर से आए थे और कुछ दिन से गांव के बाहर एक वीरान झोंपड़ी में छिपे थे। तभी पीछे से पुलिस भी पहुंच गई। असल में यह सारा जाल रेशमा ने ही बुना था। उसे शक था कि उसके मामा का गेहूं इन्हीं चोरों ने चुराया है। रेशमा खुद ही पिंटू के पास गई और कहा, तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं और तुम भी अच्छे थे, अगर मदद कर सको तो करो। पिंटू को जैसे झटका लगा, वह दौड़ता हुआ गया और थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिससे पुलिस भी साथ हो ली। गांव वालों ने जब देखा कि वही 4 तूफान इस बार गांव को चोरों से बचा रहे हैं, तो पूरा गांव तालियां बजाने लगा। यहां तक कि प्रधान जी, जिनकी भैंस इन्होंने चुराई थी, उन्होंने भी हंसते हुए कहा, लगता है अब ये लड़के मर्द बन गए हैं। पिंटू और उसके दोस्तों की दोस्ती फिर से जुड़ चुकी थी, पहले से भी मजबूत। और रेशमा, वह अब उनकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी और 4 तूफानों का नया नाम पड़ा, 4 सूरमा। गांव में चोरों के पकड़ाए जाने के बाद चारों दोस्तों का नाम फिर से पूरे क्षेत्र में फैल गया। लोग अब उन्हें सिर्फ 4 तूफान नहीं, बल्कि 4 सूरमा कहकर पुकारने लगे थे। पिंटू और उसके दोस्तों ने सोचा कि अब हम इतने बड़े हीरो बन गए हैं, तो क्यों न हम अपनी अगली चुनौती खुद तय करें। एक दिन गांव में एक बड़ा ऐलान हुआ। अगले महीने गांव के बाहर एक बड़ा मेला आयोजित होने वाला था, जिसमें कई खेल प्रतियोगिताएं और दिलचस्प चुनौतियां होंगी। इस बार गांव के बाहर से भी लोग आने वाले थे और जिनका नाम पहले कभी नहीं सुना गया था। पिंटू, मुन्ना, गुड्डू और राजू ने सोचा, हम क्यों न इस मेले में हिस्सा लें और सबसे बड़ा पुरस्कार जीतें। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ प्रतियोगिता जीतने तक नहीं रुकने वाली थी। पिंटू की निगाह एक और शरारत पर थी। मेले में एक रेस होनी थी, जिसमें जीतने वाले को एक बड़ी दौलत दी जाने वाली थी। पिंटू और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे उसी दौलत को जीतकर गांव की हर एक समस्या का हल करेंगे, स्कूल का निर्माण करवाएंगे, पीने के पानी की सुविधा देंगे और सबसे बड़ी बात, गांव के बुजुर्गों के लिए एक आराम घर बनवाएंगे। राजू, जो हमेशा सबसे अधिक जोश में रहता था, बोला, हम सिर्फ मेले की रेस जीतकर ही संतुष्ट नहीं होंगे, हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे। और फिर शुरू हुआ उनकी पूरी योजना। मेला शुरू हुआ और वहां पर ढेर सारी प्रतियोगिताएं थीं। चारों दोस्तों ने मिलकर जूझते हुए पहले कुछ खेलों में तो जीत हासिल की, लेकिन असली चुनौती तो रेस में थी। रेस में प्रतियोगी गांव के बाहर से आए थे और उनके पास कुछ खतरनाक यंत्र थे, जिनसे ये चारों पहले कभी नहीं भिड़े थे। लेकिन इन दोस्तों के पास एक गजब की ताकत थी, एक दूसरे पर भरोसा और दोस्ती की ताकत। रेस शुरू हुई और एक एक करके ये चारों दोस्त उस जटिल रास्ते पर दौड़ने लगे। पिंटू ने सामने से आ रही रुकावटों को धक्का देते हुए रास्ता साफ किया। मुन्ना ने हर मोड़ पर तेजी से रास्ता पहचाना। गुड्डू ने रास्ते के ऊबड़ खाबड़ हिस्सों पर पूरे साहस से कूदते हुए आगे बढ़ने में मदद की।
और राजू ने समय समय पर सभी को उत्साहित करते हुए उनका हौसला बनाए रखा। मगर सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वे एक खतरनाक घाटी में पहुंचे जहां कोई भी प्रतियोगी पहले से ही गिर चुका था। उस वक्त राजू ने पिंटू और गुड्डू से कहा, अगर हम यहां से वापस मुड़ते हैं तो जीतने का कोई मतलब नहीं होगा। हम सिर्फ दोस्ती और अपनी जिम्मेदारी के लिए यह रेस जीत सकते हैं। सभी ने एकजुट होकर घाटी को पार किया और आखिरकार जब सभी प्रतियोगी थक कर बैठ गए तो इन चारों ने न सिर्फ रेस जीती बल्कि गांव में लोगों के दिलों में और भी ज्यादा जगह बना ली। गांव वाले अब इनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उन्होंने सच में गांव के विकास के लिए वह दौलत सही जगह पर खर्च की और पूरा गांव अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल था। मेला खत्म हुआ, लेकिन इन चारों की दोस्ती और साहस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब वे जान चुके थे कि दोस्ती, भरोसा और एक दूसरे की मदद ही असली जीत है। मेला जीतने के बाद चारों दोस्तों का नाम पूरे जिले में फैल गया था। अब वे सिर्फ अपने गांव के हीरो नहीं बल्कि पूरे इलाके के प्रेरणा बन चुके थे। पिंटू, गुड्डू, मुन्ना और राजू को हर किसी ने एक नई नजर से देखना शुरू किया। लोग उनसे मिलने आने लगे, बच्चे उनके पीछे पीछे घूमने लगे और गांव के बड़े बुजुर्ग उनकी तारीफ करने में लगे थे। लेकिन इस सब के बावजूद इन चारों की आंखों में एक नया सपना था। अब उनका सपना सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था, वे इस क्षेत्र में बड़ा कुछ करना चाहते थे। गांव में बदलाव तो आ चुका था, लेकिन बाहरी दुनिया से आ रही चुनौतियां अब इन चारों का सामना करने के लिए तैयार थीं। एक दिन अचानक गांव में एक बड़ा संकट आ गया। एक रियल एस्टेट कंपनी ने पास के जंगल और तालाब को खरीदने की योजना बनाई थी ताकि वहां अपार्टमेंट्स और शॉपिंग मॉल बनाए जा सकें। अगर यह हुआ तो पूरा गांव तबाह हो जाता और गांव के लोग अपनी जमीन से बेदखल हो जाते। गांव के लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन कंपनी के पास पैसा था, ताकत थी और कई लोगों को खरीदने की ताकत भी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। इसी बीच पिंटू और उसके दोस्तों ने तय किया कि इस बार वे सिर्फ गांव की मदद नहीं करेंगे, बल्कि इस बार उन्हें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, और वो भी पूरी ताकत से। राजू ने कहा, हम अगर चुप रहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें अपने गांव के लिए खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे क्या उदाहरण देंगे। गुड्डू ने हिम्मत दिखाई और कहा, हमने अब तक हर मुश्किल का सामना किया है, ये भी कर सकते हैं। और मुन्ना ने तो एक धमाकेदार आइडिया दिया, हम लड़ाई नहीं सिर्फ गांव के लिए लड़ा करेंगे, बल्कि हम सबको इकट्ठा कर एक आंदोलन करेंगे। इसी के बाद चारों ने गांव भर के लोगों को इकट्ठा किया। पूरे गांव में सड़कों पर पोस्टर लगे और माइक पर नारे लगने लगे, गांव बचाओ, जमीन बचाओ। पिंटू और उसके दोस्तों ने इलाके के बाकी गांवों के साथ संपर्क किया और एक बड़ी रैली का आयोजन किया। उनकी योजना थी कि वे सीधे शहर के कलेक्टर के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि यह कंपनी गलत कर रही है और गांव वालों की जमीन को छीना नहीं जा सकता। आखिरकार एक दिन वो दिन आया जब पूरे इलाके के लोग कलेक्टर के ऑफिस के बाहर जमा हो गए। पिंटू, गुड्डू, मुन्ना और राजू सबसे आगे थे और उनका उत्साह देखकर बाकी लोग भी जोश से भरे हुए थे। कलेक्टर ने उन्हें अंदर बुलाया और चारों ने अपनी बात रखी। हमने अपना गांव अपनी मेहनत से बसाया है और हम इसे नहीं खो सकते। कलेक्टर ने उनकी बात सुनी और अंततः कंपनी का प्रस्ताव रद्द कर दिया। गांव वाले अपनी जमीन बचाने में कामयाब रहे। चारों दोस्त एक बार फिर हीरो बन गए, लेकिन इस बार जीत सिर्फ उनकी नहीं थी, यह पूरी गांव की थी। लोग उन्हें सच्चे नायक मानने लगे क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज उठाई और सही के लिए लड़ा। अब पिंटू, गुड्डू, मुन्ना और राजू का नाम और भी बड़ा हो गया था। गांव में अब न केवल एक बारीकी से देखी जाने वाली दोस्ती थी, बल्कि एक संघर्ष की मिसाल भी थी। इन चारों ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में हौसला और दोस्ती का साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। लेकिन गांव में इस जश्न के बाद ये चारों फिर से अपने अगले मिशन के लिए तैयार थे। अब उनका सपना केवल गांव तक सीमित नहीं था, वे पूरे राज्य के लिए कुछ करना चाहते थे।
इनकी दोस्ती का सफर अब एक नई दिशा में बढ़ने वाला था और ये चार सूरमा अब एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। गांव में रियल एस्टेट कंपनी से जीतने के बाद चारों दोस्तों ने सोचा था कि अब उनका काम पूरा हो गया, लेकिन सच तो यह था कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। यह तो बस शुरुआत थी। पिंटू, मुन्ना, गुड्डू और राजू अब महसूस करने लगे थे कि गांव में बदलाव लाने के बाद अब उनकी मदद की जरूरत कहीं और भी हो सकती है। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई अफवाह आई कि राज्य सरकार एक बड़ी परियोजना पर काम कर रही है, जिससे क्षेत्र के कई छोटे गांवों को भारी नुकसान हो सकता है। सरकार ने जंगलों और खेतों को खत्म करने की योजना बनाई थी ताकि वहां बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जा सकें। इस बार संकट और भी बड़ा था, क्योंकि यह परियोजना पूरे इलाके के लिए थी, न सिर्फ उनके गांव के लिए। राजू ने कहा, अगर हम अब भी चुप रहे तो हम जो कुछ भी बचा पाए हैं वो भी खत्म हो जाएगा। इस बार हमें सीधे राज्य सरकार से भिड़ना होगा। मुन्ना ने कहा, लेकिन यह बहुत बड़ा मामला है, हमें सिर्फ गांव वालों की नहीं, अब पूरे क्षेत्र की मदद चाहिए। पिंटू ने दोनों की बातों को सुना और फिर कहा, हमारे पास जो ताकत है वो हमारी दोस्ती और साहस है। अगर हमने इस बार लड़ाई शुरू की तो यह सिर्फ हमारी नहीं, पूरी दुनिया की लड़ाई बनेगी। अब इन चारों ने एक बार फिर तय किया कि वे एक बड़ा अभियान चलाएंगे, लेकिन इस बार उनका लक्ष्य केवल विरोध करना नहीं था, बल्कि हर छोटे गांव, किसान और आम आदमी को एकजुट करना था। उन्होंने राज्य के बड़े शहरों में रैलियां और विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। मुन्ना और गुड्डू ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया। पिंटू ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और हर जगह इनकी कहानी को फैलाया, जबकि राजू ने पूरे राज्य में एक साथ मिलकर विरोध करने की योजना बनाई। जैसे जैसे समय गुजरता गया, चारों की मेहनत रंग लाई। पूरे राज्य के छोटे छोटे गांवों से लोग उनके साथ जुड़ने लगे। एक दिन जब यह आंदोलन पूरी ताकत के साथ राजधानी दिल्ली तक पहुंचा, तब राज्य सरकार ने मजबूर होकर इस परियोजना को रोक दिया और यह घोषणा की कि छोटे गांवों के विकास के लिए अब एक नई योजना बनाई जाएगी, जिसमें उनकी जमीन और संसाधनों का पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा। यह जीत केवल चार दोस्तों की नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लोगों की थी। लोग अब उन्हें चेंज मेकर्स और राजनीतिक योद्धा के रूप में पहचानने लगे थे। पिंटू, गुड्डू, मुन्ना और राजू का नाम अब सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि राज्य भर में फैल चुका था। यह उनकी सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन वे जानते थे कि यह सिर्फ एक अध्याय था। उनकी कहानी में अभी और भी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी था। चंद महीनों बाद इन चारों ने तय किया कि वे सिर्फ अपने गांव और राज्य तक सीमित नहीं रहेंगे। अब उनका अगला कदम था देश भर में कुछ बड़ा करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता फैलाना। इनकी दोस्ती और साहस ने अब उन्हें न केवल एक छोटे से गांव के नायक बना दिया था, बल्कि वे अब बड़े स्तर पर बदलाव लाने की ताकत रखते थे। इस नए सफर के लिए वे तैयार थे, क्योंकि उन्होंने सीखा था कि एकजुट होकर, अपने विश्वास और हिम्मत से कोई भी संकट ज्यादा लंबा नहीं टिक सकता। राज्य स्तर पर बड़ी जीत के बाद पिंटू, गुड्डू, मुन्ना और राजू ने महसूस किया कि उनका संघर्ष अब छोटे गांव और राज्य से बाहर निकल चुका था। उनकी सफलता ने उन्हें और अधिक जिम्मेदारी दी थी और उन्होंने ठान लिया था कि अब वे पूरी दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें एक नई दिशा और रणनीतिका की जरूरत थी। एक दिन पिंटू ने कहा, गुड्डू ने कहा, हमारे पास अब एक ऐसी ताकत है जो लोगों को एकजुट कर सकती है। अब हमें इस ताकत को दुनिया के सामने लाना होगा। उठाई, अब हमें बड़ी समस्याओं का सामना करना होगा, जैसे पर्यावरणीय संकट, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा के मुद्दे, जो सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। राजू ने जोड़ते हुए कहा, हमने जो किया वह हमारे गांव के लिए था, लेकिन अब हमें इसके दायरे को बढ़ाकर पूरे देश और फिर दुनिया में फैलाना होगा। मुन्ना ने उत्साह के साथ कहा,
हमारे पास बहुत कुछ है, हमारा जुनून, हमारी दोस्ती और हमारी योजना। हम लोग अगर एकजुट हो जाएं तो पूरी दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। इस सोच के साथ चारों दोस्तों ने अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने पहले तो अपने देश भर में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे प्रमुख थे। पिंटू ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करना शुरू किया। गुड्डू और मुन्ना ने हर गांव, शहर और कस्बे में जाकर लोगों से मिलकर उनके मुद्दों को सुना, और राजू ने उन्हें एकजुट करने के लिए रैलियां और सभाएं आयोजित की। उनका आंदोलन दिन ब दिन बड़ा होता गया और धीरे धीरे उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने लगा। एक दिन संयुक्त राष्ट्र यूएन से उन्हें एक आमंत्रण आया। आपका आंदोलन वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालने वाला है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर पर्यावरण और शिक्षा के मुद्दों पर काम करें। यह एक बड़ा मोड़ था और चारों दोस्तों का सपना अब सच होने के कगार पर था। संयुक्त राष्ट्र में उनका भाषण हुआ और वहां उन्होंने पूरी दुनिया को यह समझाया कि अगर हमें असल में बदलाव लाना है तो हमें सिर्फ बड़े नेताओं और सरकारों पर निर्भर नहीं रहना होगा। हमें हर व्यक्ति, हर छोटे से छोटे गांवों और समुदाय को अपनी जिम्मेदारी समझानी होगी, और तभी हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। उनका संदेश सीधा और स्पष्ट था, छोटे कदम, बड़ा बदलाव। उनकी बातों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। लोग हर जगह उनके साथ जुड़ने लगे, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। सभी ने उनका समर्थन किया। उनकी यात्रा अब सिर्फ एक अभियान नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक आंदोलन बन चुकी थी जो पूरी दुनिया में फैलने लगा था। पिंटू, गुड्डू, मुन्ना और राजू का नाम अब हर घर में था और लोग उनकी कहानी को प्रेरणा के रूप में साझा करने लगे थे। लेकिन जैसे ही उनका आंदोलन सफल होने लगा, उन्होंने महसूस किया कि यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। उनका अगला कदम था राजनीतिक नेतृत्व। अब वे सिर्फ एक आंदोलन के नेता नहीं, बल्कि देश के बड़े राजनीतिक मुद्दों पर फैसले लेने वाले बनना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि अब वे राजनीति में प्रवेश करेंगे ताकि अपनी आवाज से देश के सभी नागरिकों के हितों की रक्षा कर सकें। पिंटू ने कहा, हमने अब तक जो कुछ भी किया वह लोगों के लिए किया। अगर हमें सच में बदलाव लाना है तो हमें खुद सरकार में होना होगा। हम हर किसी की आवाज उठाएंगे जो कमजोर है, जो अपनी बात नहीं रख सकता। गुड्डू ने भी हां में सिर हिलाया। अब यह लड़ाई हमारे लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए है जिसे हम प्यार करते हैं, जिनके लिए हम खड़े हैं। उनकी योजना अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वे अब न सिर्फ एक आंदोलन के नायक थे, बल्कि वे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे, एकजुट लोगों की ताकत। जब पिंटू, गुड्डू, मुन्ना और राजू ने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया तो उन्होंने अपने पुराने अनुभवों और संघर्षों को एक नई रणनीति में ढाला। उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि वे चाहते थे कि समाज के हर वर्ग की आवाज सुनी जाए। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था आवाज, और इसका मूल मंत्र था समानता, न्याय और विकास। इस पार्टी का उद्देश्य न केवल भ्रष्टाचार से लड़ना था, बल्कि समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में लाना था। उनकी पार्टी ने पहली बार चुनावी मैदान में उतरते ही एक तूफान मचाया। हर गली मोहल्ले में पिंटू और उसके दोस्तों की नजरों में उस दर्द को देखा जा सकता था जो उन्होंने हमेशा महसूस किया था, वह दर्द जो गरीबों, किसानों और बेरोजगारों का था। वे सिर्फ वादे नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने खुद वह संघर्ष झेला था। उनके पास अपनी असली कहानी थी जिसे लोग महसूस कर सकते थे। राजू ने चुनावी प्रचार में एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने गांव-गांव और शहर-शहर अपने हाथों से चाय और पकौड़ी बांटी ताकि लोग उनसे सीधे बात कर सकें। अगर हम राजनीति में आए हैं तो हम सिर्फ भाषण नहीं देंगे, हम लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। यह एक नई राजनीति की शुरुआत थी,
एक ऐसी राजनीति जिसमें जनता का हिस्सा बनना सबसे अहम था। गुड्डू ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और अपने पुराने अनुभवों को शेयर किया। हमने कभी किसी से नहीं डरकर अपनी बात रखी है, अब हमारी पार्टी भी उसी राह पर चलेगी। पिंटू, जो पहले केवल एक छोटे से गांव का लड़का था, अब बड़े मंचों पर भाषण देने लगा। उसका भाषण इतना प्रभावशाली होता था कि लोग सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसका संदेश सीधा था, हमने अपनी जिंदगी में हर संघर्ष का सामना किया है, अब हम सबका संघर्ष एक साथ करेंगे। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे थे, पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करने लगे। पिंटू और उसके दोस्तों ने गांव, शहर और कस्बों में रैलियां आयोजित की, जहां उन्होंने युवाओं, किसानों और महिलाओं को जोड़ने का काम किया। एक दिन मुन्ना ने कहा, हमारी ताकत हमारी एकता में है और हमारी एकता हमारे विश्वास में है। हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सच के साथ हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आया, एक नई चुनौती सामने आई। एक बड़ी राजनीतिक पार्टी जो लंबे समय से सत्ता में थी, उन्होंने इन 4 दोस्तों को घेरने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी और इनकी पार्टी को बदनाम करने की पूरी कोशिश की। यह संघर्ष अब व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर हो गया था। यह 4 दोस्त जो कभी गांव में छोटे से लड़के थे, अब एक बड़े राजनीतिक युद्ध का हिस्सा बन चुके थे। उनकी पार्टी आवाज को अब केवल एक पार्टी के रूप में नहीं बल्कि एक आंदोलन के रूप में देखा जा रहा था। पूरे देश में उनके समर्थक अब हर इलाके में लामबंद हो गए थे। चुनाव के दिन इन 4 दोस्तों का सामना अब अपने पुराने प्रतिद्वंद्वियों से था, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने अपने मिशन को पहले ही तय कर लिया था और अब केवल एक ही लक्ष्य था, देश में बदलाव लाना। जब चुनाव नतीजे आए तो आवाज पार्टी ने कुछ राज्यों में अप्रत्याशित जीत हासिल की। यह उनकी पहली बड़ी सफलता थी। इस जीत के साथ अब उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उन्होंने कसम खाई कि आने वाले समय में वे देश के हर क्षेत्र में बदलाव लाएंगे और जनता के वास्तविक मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। लेकिन उनकी यह यात्रा अब और भी कठिन होने वाली थी। अब उन्हें न केवल विपक्ष से मुकाबला करना था बल्कि पुराने राजनीतिक सिस्टम से भी लड़ना था, जो भ्रष्टाचार और अनदेखी के रास्ते पर चलता आ रहा था। उनके सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही थीं, लेकिन इन 4 दोस्तों का जुनून, दोस्ती और उनका एकता का संदेश उन्हें कभी हारने नहीं देगा। चुनाव में अपनी पहली बड़ी जीत के बाद पिंटू, गुड्डू, मुन्ना और राजू अब केवल एक पार्टी के नेता नहीं रह गए थे, बल्कि वे देश के उन लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुके थे जिन्होंने हमेशा से सही और सच्चे नेतृत्व की तलाश की थी। हालांकि उनकी जीत सीमित थी, लेकिन यह एक ऐतिहासिक पल था। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब जनता जागरूक होती है तो कोई भी सत्ता की ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। अब सरकार में आकर उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। पिंटू ने सबसे पहले पार्टी के प्राथमिक सिद्धांतों को लागू करना शुरू किया। जनता का पैसा, जनता का अधिकार। उन्होंने सरकारी खर्चों में पारदर्शिता और सरकारी योजनाओं के लिए एक नया सिस्टम लागू किया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी धन सही जगह पर खर्च हो। गुड्डू, जो हमेशा से तकनीकी और डिजिटल दुनिया में माहिर था, ने सरकारी रिकॉर्ड्स को डिजिटल करना शुरू किया ताकि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार या गड़बड़ी न हो सके। राजू ने सत्ता में आते ही महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने एक नया कानून लागू किया जिसके तहत महिलाओं को रोजगार, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी का अधिकार मिला। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का प्रावधान किया गया। उन्होंने उन स्थानों पर विशेष अभियान चलाए जहां लड़कियों को स्कूल भेजने के बजाय घरों में रखा जाता था। राजू ने यह सुनिश्चित किया कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समाज से आता हो। इस बदलाव की सबसे बड़ी चुनौती थी भ्रष्टाचार। मुन्ना ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हर सरकारी विभाग में सुधार की योजना बनाई। उसने एक ऐसा सिस्टम लागू किया जिसमें किसी भी सरकारी कर्मचारी को
भ्रष्टाचार करने पर कड़ी सजा दी जाती थी और सभी सरकारी कार्यों का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहता था। यह कदम काफी प्रभावी साबित हुआ और सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता आई। मुन्ना का मानना था कि अगर समाज को सही दिशा में ले जाना है तो अपने घर को ठीक करना जरूरी है। लेकिन जैसे ही उनकी योजनाओं को लागू किया जाने लगा, एक बड़ी समस्या सामने आई। पुराने राजनीतिक दल जो अब तक सत्ता में थे, उन्होंने इन 4 दोस्तों को और उनकी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने यह आरोप लगाया कि यह पार्टी सिर्फ शोशेबाजी कर रही है और असल में देश की समस्याओं का हल नहीं कर पा रही है। वे चाहते थे कि पिंटू और उसके दोस्तों को सत्ता से बाहर किया जाए, क्योंकि उनकी नीतियां उनकी पुरानी शैली से पूरी तरह अलग थीं। चारों दोस्तों के सामने अब एक नया संकट था, लेकिन पिंटू ने कहा, हमारे सामने चुनौतियां आई हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और यह लड़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हमें हर मुश्किल का सामना करना होगा, चाहे जो हो। राजू ने इस स्थिति में सबसे बेहतर रास्ता निकाला। उसने कहा, हमें अब इस लड़ाई को एक कदम आगे ले जाना होगा। सिर्फ राजनीति में ही नहीं, बल्कि समाज के हर स्तर पर बदलाव लाना होगा। हमें उस समाज की जरूरतें समझनी होंगी जो हमें वोट देता है, और उसके बाद उन्हें सही दिशा में ले जाना होगा। इसके बाद पिंटू और उसके दोस्तों ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक नया चुनाव सुधार बिल पेश किया, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि चुनाव में कोई भी व्यक्ति या पार्टी पैसे का दुरुपयोग नहीं कर पाएगी। साथ ही उन्होंने जातिवाद और धर्मवाद को खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू किया, ताकि हर नागरिक को समान अधिकार मिल सके और किसी भी रूप में भेदभाव न हो। चारों दोस्तों की यह योजना धीरे धीरे सफल होने लगी। सरकार की कार्यप्रणाली में बदलाव आया और अब अधिक लोग विश्वास करने लगे थे कि यह पार्टी सच में बदलाव ला सकती है। उनके नेतृत्व में देश में सामाजिक और आर्थिक सुधार होने लगे। किसानों के लिए नई योजनाएं बनाई गईं, जो उनके कर्जों को माफ करने और उन्हें अपनी उपज बेचने में मदद करती थीं। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए गए और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बदलाव लाया गया। लेकिन साथ ही एक नया संकट सामने आया, विदेशी शक्तियों का दबाव। कुछ देशों ने भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को खतरे के रूप में देखा और उन्होंने विभिन्न तरीकों से भारत को अस्थिर करने की कोशिश की। पिंटू और उसके दोस्तों को इस चुनौती का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने न केवल देश के अंदर सुधार किए, बल्कि विदेश नीति में भी बदलाव लाए। भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कड़े फैसले लिए, ताकि कोई भी बाहरी ताकत भारत को कमजोर न कर सके। पिंटू, गुड्डू, मुन्ना और राजू ने यह साबित कर दिया कि जब कोई व्यक्ति अपने लोगों के लिए सच्चे दिल से काम करता है, तो उसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। वे न केवल देश में बदलाव ला रहे थे, बल्कि उन्होंने यह भी दिखाया कि राजनीति का असली मकसद जनता की सेवा करना होना चाहिए, न कि केवल सत्ता हासिल करना। उनकी यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही थी, जहां उनका सपना था एक ऐसा भारत जो दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हो। पिंटू, गुड्डू, मुन्ना और राजू ने अब सिर्फ अपने देश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी। उनकी नीतियों और उनके संघर्षों ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी चर्चाएं शुरू कर दी थीं। इन चारों दोस्तों की पार्टी आवाज अब एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुकी थी। दुनिया भर के लोग उनके नेतृत्व को देखने के लिए भारत आने लगे थे और कई देशों ने भारत से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधारों के लिए मदद मांगनी शुरू कर दी थी। लेकिन जब उनका प्रभाव बढ़ा तो उन्हें समझ में आया कि राजनीति और शक्ति का एक पहलू यह भी है कि आप केवल अपने देश के भीतर ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी जिम्मेदार होते हैं। एक दिन पिंटू को एक आमंत्रण मिला संयुक्त राष्ट्र यूएन से, जिसमें उन्हें जलवायु परिवर्तन और वैश्विक गरीबी को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में शामिल होने का मौका मिला।
यह एक बड़ा अवसर था, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा दबाव भी था, क्योंकि उनके सामने ऐसी समस्याएं थीं जिनका समाधान केवल एक देश के पास नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मिलकर करना था। राजू ने इस मौके पर पिंटू से कहा, यह हमारी जिम्मेदारी है पिंटू। अब जब हमें वैश्विक मंच पर बुलाया गया है तो हम सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमें जलवायु परिवर्तन, गरीबी और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखनी होगी। मुन्ना और गुड्डू ने भी राजू के शब्दों को गंभीरता से लिया। उन्होंने एक बार फिर से अपने आप को उस कड़ी मेहनत में झोंक दिया जिसमें उनकी पार्टी की नीतियां और सिद्धांत दुनिया के सामने आ सकें। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में उनकी उपस्थिति ने सारी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। पिंटू, जो पहले एक छोटे गांव का लड़का था, अब एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में देखा जा रहा था। उनका भाषण इतना प्रभावशाली था कि विश्व के बड़े नेता और संगठन उनकी बातों पर ध्यान देने लगे। पिंटू ने कहा, जलवायु परिवर्तन कोई दूर की समस्या नहीं है, यह हमारे सामने खड़ी एक जीवित और सांस लेती हुई चुनौती है। यदि हम अभी भी इसे नजरअंदाज करते हैं तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। हमें सभी देशों को साथ लेकर चलना होगा, तभी हम इसे रोक सकते हैं। उनकी बातें गूंज रही थीं और उन्होंने यह भी कहा, गरीबी को खत्म करने के लिए हमें सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि शिक्षा और रोजगार के अवसरों की आवश्यकता है। जब तक हम अपने युवाओं को सशक्त नहीं बनाएंगे, तब तक हम गरीबी के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। सम्मेलन के बाद भारत ने विश्व मंच पर अपनी नई स्थिति को महसूस किया। पिंटू और उसके दोस्तों ने अब एक नई अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की दिशा में काम करना शुरू किया। उन्होंने अन्य देशों के साथ जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और वैश्विक गरीबी के समाधान पर विचार विमर्श किया। इसके साथ ही उन्होंने देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए सामूहिक मानवाधिकार संघर्ष की योजना बनाई, जो न केवल देशों के बीच सहयोग बढ़ाएगा बल्कि गरीब और संघर्षरत देशों को भी मदद प्रदान करेगा। लेकिन जैसे ही उनका प्रभाव वैश्विक स्तर पर बढ़ा, एक और बड़ी चुनौती सामने आई, आंतरिक असंतोष। कुछ पुराने राजनीतिक दलों ने इन चार दोस्तों की बढ़ती ताकत से घबराकर देश के भीतर एक नए आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पार्टी अब अपनी जड़ों से भटक गई है और सिर्फ सत्ता के लिए काम कर रही है। इसके अलावा उन पर आरोप लगे कि वे अपने अच्छे कामों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं और असल में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यह आरोप उनके लिए एक बड़ा झटका था। पिंटू, जो पहले इस तरह के आरोपों से जूझ चुका था, अब पूरी तरह से तैयार था। उसने कहा, हमने कभी भी अपनी नीतियों से पीछे नहीं हटने का वचन लिया है। हम राजनीति के घिनौने खेलों में नहीं फंसेंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक बेहतर समाज और देश बनाना है। मुन्ना और गुड्डू ने भी समर्थन दिया। हम जानते हैं कि हम पर हमला होगा, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम सबकी आवाज उठाएंगे और किसी को भी हमारे रास्ते को रोकने की ताकत नहीं होगी। राजू ने भी इस अवसर पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। हमने जो किया वह लोगों के लिए किया। हम कभी नहीं भूल सकते कि यह लड़ाई उनके हक के लिए है। हम हर चुनौती का सामना करेंगे, चाहे वह बाहरी हो या अंदरूनी। इस तरह से पिंटू और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि सच्चे नेतृत्व का मतलब केवल सत्ता में होना नहीं है, बल्कि उन चुनौतियों का सामना करना है जो आपके विश्वास और आपकी नीतियों पर सवाल उठाती हैं। उन्होंने फिर से यह साबित किया कि उनका मार्गदर्शन, उनका संघर्ष और उनका जुनून हर चुनौती से उबरने के लिए काफी है। अब इन चार दोस्तों के लिए यात्रा एक नई दिशा में जा रही थी, जहां उनका सपना अब केवल देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। एक ऐसी दुनिया जहां समानता, न्याय और पारदर्शिता का हर व्यक्ति को अधिकार हो। पिंटू, गुड्डू, मुन्ना और राजू ने अब तक जिन संघर्षों का सामना किया था, वे उन्हें एक नई दिशा देने के लिए तैयार थे। उनके द्वारा किए गए बदलावों ने न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में एक हलचल मचा दी थी। अब उनकी आवाज न केवल भारतीय राजनीति में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी गूंजने लगी थी।
उनके कदम अब न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने की ओर बढ़ रहे थे। उनकी पार्टी आवाज ने अब पूरी दुनिया में एक आंदोलन की तरह आकार ले लिया था। पिंटू, जो कभी केवल एक छोटे से गांव का लड़का था, अब एक वैश्विक नेता बन चुका था। उसके द्वारा शुरू की गई योजनाएं जलवायु परिवर्तन, वैश्विक गरीबी और मानवाधिकार अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा का हिस्सा बन चुकी थीं। लेकिन जैसे ही उनकी शक्ति बढ़ी, उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। आंतरिक विद्रोह और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए संकट। एक दिन पिंटू और उसके दोस्तों को यह खबर मिली कि कुछ बड़े देशों ने भारत की बढ़ती ताकत और पिंटू की पार्टी के प्रभाव को नापसंद करना शुरू कर दिया है। यह केवल एक राजनीतिक खतरा नहीं था, बल्कि अब इसे एक आर्थिक संकट के रूप में देखा जाने लगा। पिंटू और उसके दोस्तों पर आरोप लगे कि उनकी नीतियां वैश्विक पूंजीवादी ढांचे को चुनौती दे रही हैं और इससे दुनिया की बड़ी शक्तियां डरने लगी थीं। गुड्डू ने कहा, यह कोई मामूली संकट नहीं है पिंटू, यह हमारी नीतियों के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है। अगर हमें इस स्थिति से बाहर निकलना है तो हमें अपनी रणनीति को और ज्यादा सशक्त बनाना होगा। मुन्ना, जो हमेशा से संघर्षों को समझने में माहिर था, ने कहा, हमने कभी भी आसान रास्ता नहीं अपनाया। अगर हमें यह लड़ाई जीतनी है तो हमें अपने आदर्शों से समझौता नहीं करना होगा। हमें अपनी नीतियों को और स्पष्ट और पारदर्शी बनाना होगा ताकि कोई भी देश या संगठन हमें कमजोर न समझे। राजू ने एक समाधान पेश किया, हमारा असली ताकत हमारे लोगों में है और हमें उनका समर्थन हमेशा से मिलता आया है। अगर हम जनता को पूरी जानकारी देंगे और उन्हें हमारे संघर्ष का सही कारण बताएंगे तो कोई भी बाहरी ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसी दौरान एक बड़ी और अप्रत्याशित घटना घटी। भारत की सुरक्षा के लिए खतरा। कुछ देशों ने भारत के खिलाफ एक आर्थिक हमले की योजना बनाई जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना था। यह वैश्विक संकट तब और बढ़ गया जब भारत के विरोधी देशों ने भारत के व्यापार और निवेश के रास्ते को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। यह एक बड़ी परीक्षा थी और चारों दोस्तों को यह समझ में आ गया कि उनका सामना केवल राजनीतिक संघर्ष से नहीं बल्कि आर्थिक युद्ध से भी हो रहा था। पिंटू ने इस संकट से निपटने के लिए एक नई नीति बनाई जिसे आत्मनिर्भर भारत कहा गया। इस नीति के तहत उन्होंने भारत को तकनीकी, आर्थिक और सामरिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाए। गुड्डू ने भारत को डिजिटली सशक्त बनाने की योजना बनाई, जहां बड़े उद्योगों को छोटे छोटे व्यवसायों के साथ जोड़ने के लिए नए कदम उठाए गए। इसके अलावा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को भारत में आकर्षित करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई, जिससे भारत को वैश्विक मंच पर एक नया स्थान मिला। राजू ने इस मौके पर किसानों और छोटे व्यापारियों की मदद करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई, जिसमें उन्हें सस्ती तकनीक, बेहतर बाजार और वित्तीय सहायता प्रदान की गई। मुन्ना ने सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करते हुए सरकार के कामकाज को पूरी तरह से डिजिटल किया, जिससे पारदर्शिता बढ़ी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाया गया। हालांकि यह कदम बहुत साहसिक थे, लेकिन उनके निर्णय ने अंततः भारत को एक नई दिशा दी। पिंटू ने कहा, हमें अब यह समझना होगा कि केवल एक सशक्त देश ही वैश्विक मंच पर अपनी आवाज उठा सकता है। हमें अपनी राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को सशक्त बनाना होगा और तभी हम बाहरी दबावों का सामना कर सकते हैं। इन सब घटनाओं के बीच पिंटू और उसके दोस्तों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने नए व्यापार समझौतों, रणनीतिक साझेदारियों और वैश्विक मानवाधिकार आंदोलनों में भारत की भूमिका को प्रमुख बना दिया। उनका उद्देश्य अब केवल अपने देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सशक्त और समान अधिकारों वाला समाज बनाना था। आखिरकार पिंटू और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि अगर एक नेता और उसका दल ईमानदारी और दृढ़ निश्चय से काम करते हैं तो वे किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। उनका संघर्ष अब केवल भारत का नहीं बल्कि
पूरे दुनिया का संघर्ष बन चुका था। एक ऐसा संघर्ष जिसमें उनकी नीतियां, उनके आदर्श और उनका विश्वास दुनिया भर में एक नए बदलाव का प्रतीक बने। उनकी यात्रा अब न केवल एक देश को बदलने की थी, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने की थी। समानता, न्याय और भाईचारे का एक नया युग। पिंटू, गुड्डू, मुन्ना और राजू अब केवल अपने देश के ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक नई राजनीति के प्रतीक बन चुके थे। उनका नाम अब दुनिया भर में सुना जाने लगा था और वे अपनी पार्टी आवाज के साथ हर जगह चर्चा का विषय बन गए थे। उनके द्वारा उठाए गए कदम जैसे आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक जलवायु संकट पर पहल अब तक भारत में सफल साबित हुए थे। लेकिन जैसे ही उनकी पहचान वैश्विक स्तर पर बढ़ी, उनके सामने एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया। यह संकट था विकसित देशों द्वारा भारत पर दबाव। कुछ शक्तिशाली देशों ने आरोप लगाया कि भारत अपने तेजी से बढ़ते प्रभाव से उनके वैश्विक व्यापार हितों के लिए खतरा बन सकता है। पिंटू और उसके दोस्तों को समझ में आ गया कि अब उन्हें केवल अपनी राष्ट्रीय राजनीति नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के साथ नए तरीके से जुड़ने की आवश्यकता होगी। एक दिन पिंटू को एक अचानक संकट का सामना करना पड़ा, जब एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता के दौरान एक प्रमुख विदेशी नेता ने उनके देश के विकास मॉडल पर सवाल उठाया। वह नेता, जो हमेशा से भारत को अपनी कच्ची और अस्थिर अर्थव्यवस्था के रूप में देखता आया था, उसने सार्वजनिक मंच पर यह दावा किया कि भारत का तेजी से बढ़ता हुआ आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव वैश्विक आर्थिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। यह बयान पिंटू और उसकी पार्टी के लिए एक बड़ा धक्का था। कुछ देश उनके खिलाफ एकजुट हो गए थे और भारत को वैश्विक मंच पर अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पिंटू ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें किसी भी बाहरी दबाव से डरने की जरूरत नहीं है। हम अपनी नीतियों को सही ठहराने के लिए पूरी दुनिया को समझाएंगे और हम यह साबित करेंगे कि हमारे आदर्श सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए उपयोगी हैं। इसके बाद पिंटू और उसके दोस्तों ने एक बहुत ही रणनीतिक कदम उठाया। उन्होंने एक वैश्विक संवाद शुरू किया, जिसमें दुनिया भर के नेताओं, अर्थशास्त्रियों, पर्यावरणविदों और समाज सेवियों को एक साथ लाया। उन्होंने इसे दुनिया के लिए नई शुरुआत का नाम दिया। इसमें वे सभी मुद्दों पर चर्चा करने वाले थे जो पिंटू की पार्टी ने प्राथमिकता दी थी, जैसे जलवायु परिवर्तन, वैश्विक गरीबी और समानता। गुड्डू, जो पहले से तकनीकी बदलावों को समझता था, ने इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विस्तारित किया और इसके लिए एक वैश्विक वेबिनार आयोजित किया, जिसमें हजारों लोग ऑनलाइन जुड़े। यह पहल इतनी सफल रही कि न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के देश इसमें शामिल हुए। पिंटू और उसके दोस्तों ने समानता और विकास की अपनी नीति को एक व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि केवल एक राष्ट्र का विकास ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सभी देशों का समग्र विकास जरूरी है, ताकि एक स्थिर और शांतिपूर्ण दुनिया बनाई जा सके। इस संवाद से भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और बढ़ा और पिंटू ने अपनी उपस्थिति को पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से दर्ज किया। लेकिन जैसे ही भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी आवाज बुलंद की, एक और संकट खड़ा हो गया, आंतरिक विद्रोह और विरोध। कुछ विरोधी दलों ने यह आरोप लगाना शुरू किया कि पिंटू अब केवल वैश्विक राजनीति के साथ जुड़ने में व्यस्त है और देश के भीतर होने वाली समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा। राजू ने इस बात का मुकाबला करते हुए कहा, हमेशा विरोधी दलों का यही तरीका होता है। हमें परेशान करने के लिए हमें किसी न किसी मुद्दे पर घेरते रहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है। हम उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिन्होंने हमें चुना है और हम किसी भी विदेशी दबाव को अपने देश की बेहतरी से ज्यादा अहमियत नहीं देंगे। मुन्ना ने कहा, हमें अपने भीतर के विरोधों का भी सामना करना होगा, लेकिन हमें कभी भी हमारे सपने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारी नीति हमेशा एक ही रहेगी, लोगों का भला। इसके बाद पिंटू और उसके दोस्तों ने
अपने आंतरिक विकास मॉडल पर भी फोकस किया। उन्होंने एक राष्ट्रीय सुधार योजना तैयार की जिसमें रोजगार सृजन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार और गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजनाएं बनाई। इस योजना का उद्देश्य था कि देश में हर नागरिक को उनके अधिकार और संसाधन मिले ताकि वे अपने जीवन में सुधार ला सकें। पिंटू ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें उसने कहा, हमने अपनी ताकत कभी केवल सत्ता में नहीं देखी, हमारी ताकत हमारे लोगों में है। जब लोग सशक्त होते हैं तो देश सशक्त होता है, और जब देश सशक्त होता है तो हम दुनिया को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब उनकी पार्टी आवाज के समर्थक और अधिक बढ़ गए थे और पिंटू के नेतृत्व में भारत एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। विदेश नीति हो या आंतरिक विकास, पिंटू और उसके दोस्तों ने हर क्षेत्र में ऐसा बदलाव लाया था जिससे भारतीय राजनीति की पुरानी धारा को चुनौती दी जा रही थी। कहानी इस मोड़ पर है कि अब पिंटू और उसके दोस्तों को वैश्विक राजनीति के सबसे बड़े मंच पर अपना प्रभाव साबित करना था। क्या वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच अपनी पहचान बना पाएंगे, या फिर उनके सामने एक और नई चुनौती होगी जो उन्हें अपनी नीतियों और आदर्शों को पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए नई रणनीतियां तैयार करने पर मजबूर करेगी। इनकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी और हर कदम एक नई चुनौती से भरा हुआ था जो केवल एक देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की दिशा में था। भारत में पिंटू और उसके दोस्तों की सत्ता और प्रभाव अब अपार थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी नीतियों को वैश्विक स्तर पर लागू करने की कोशिश की, एक और बड़ी कठिनाई सामने आ गई। यह कठिनाई थी एक वैश्विक वित्तीय संकट जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। यह संकट इतनी तेजी से फैल रहा था कि न केवल विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं बल्कि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी बुरी तरह प्रभावित होने लगीं। भारत, जो पहले इस संकट से बचने की कोशिश कर रहा था, अब खुद ही इस संकट से जूझ रहा था। पिंटू और उसके दोस्तों को यह समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं था, बल्कि एक वैश्विक अस्थिरता की शुरुआत थी जो भविष्य में राजनीतिक और सामाजिक धारा को भी प्रभावित कर सकती थी। एक दिन पिंटू और राजू बैठक में बैठे थे और पिंटू ने कहा, यह संकट हमें हमारी नीतियों पर फिर से विचार करने का मौका दे रहा है। हमें अब और भी सतर्क और जिम्मेदार तरीके से काम करना होगा। हम इस संकट को अवसर में बदल सकते हैं। राजू ने इस चुनौती का सामना करने के लिए एक नई योजना पेश की। हमें सबसे पहले अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए हमें किसानों, छोटे व्यापारियों और औद्योगिक क्षेत्र में हर वर्ग के लिए सुरक्षित और स्थिर आर्थिक उपायों की आवश्यकता होगी। साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वैश्विक सहयोग और संवाद को बनाए रखते हुए हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को इस संकट से उबार सकें। गुड्डू ने भी अपनी तकनीकी दृष्टि से इसका समाधान निकाला। हमें अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना होगा। हमारे पास अभी भी एक मजबूत तकनीकी आधार है। अगर हम उसे सही दिशा में लगाएं तो हम न केवल वैश्विक स्तर पर बल्कि घरेलू स्तर पर भी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। मुन्ना ने भी इस योजना में अपनी विशेषज्ञता का योगदान दिया। उसने कहा, यह संकट हमें यह समझने का मौका दे रहा है कि हम सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना होगा। अगर हम अपनी जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर देते हैं तो यह संकट हमें कमजोर नहीं कर सकता। पिंटू ने फिर एक घोषणा की, हम इस संकट को एक अवसर के रूप में लेंगे। भारत को अब आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें वैश्विक सहयोग के साथ साथ आंतरिक सुधारों की भी जरूरत है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी भारतीय इस संकट के समय भूखा, बेघर या बेरोजगार न रहे। लेकिन जैसे ही भारत ने अपनी आर्थिक सुधारों को लागू करना शुरू किया, एक और बड़ा संकट सामने आया। दुनिया के कुछ सबसे बड़े देशों ने भारत पर यह आरोप लगाना शुरू किया कि वह वैश्विक व्यापार नियमों और संस्थानों को चुनौती दे रहा है। इन देशों ने भारत पर दबाव डाला कि वह अपनी नीतियों में बदलाव करे
और वैश्विक व्यापार के नियमों का पालन करे, अन्यथा वे भारत से व्यापारिक संबंध तोड़ सकते हैं। यह चुनौती पिंटू और उसके दोस्तों के लिए एक और बड़ा मोड़ साबित हो रही थी। क्या वे अपने देश की भलाई के लिए इन देशों के दबाव के आगे झुकेगा, या फिर वे अपने आदर्शों पर अडिग रहेंगे और भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देंगे? पिंटू ने इस सवाल का जवाब बड़ी दृढ़ता से दिया। हम कभी भी अपनी नीतियों और सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। यह देश हमारे लिए पहले आता है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत किसी भी बाहरी दबाव से कमजोर न हो। राजू ने कहा, हमारे सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमें वैश्विक मंच पर अपनी ताकत साबित करनी होगी। हमें उन देशों से बातचीत करनी होगी जो हमें अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बातचीत केवल हमारी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की समस्याओं का हल निकालने के लिए होनी चाहिए। गुड्डू ने भी इस दिशा में एक नया कदम बढ़ाया। हम केवल एक देश नहीं, बल्कि पूरे विश्व की ताकत बन सकते हैं अगर हम अपने तकनीकी और डिजिटल साधनों का सही उपयोग करें। हमें अपने व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को नए तरीके से स्थापित करना होगा। मुन्ना ने कहा, यह समय है जब हमें दुनिया भर के लोगों को यह दिखाना होगा कि हमारे पास सही समाधान है। हमारी नीतियां केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि पिंटू और उसके दोस्तों ने वैश्विक मंच पर एक नई कूटनीतिक पहल शुरू की। उन्होंने वैश्विक समाधान मंच नामक एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने दुनिया के विभिन्न देशों को एक साथ लाकर जलवायु परिवर्तन, वैश्विक गरीबी और व्यापारिक असमानता जैसे मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर दिया। यह सम्मेलन इतना प्रभावी साबित हुआ कि धीरे धीरे कई देशों ने भारत की नीतियों को समर्थन देना शुरू कर दिया और पिंटू की पार्टी आवाज को एक नए वैश्विक आंदोलन का रूप मिला। अब पिंटू और उसके दोस्तों के सामने चुनौती थी कि वे इस बदलाव को एक स्थिर और मजबूत वैश्विक मंच पर स्थापित कर सकें, जहां उनके आदर्श समानता, न्याय और सहयोग न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लागू हो सके। उनकी यात्रा अब एक नए युग की शुरुआत कर रही थी, जहां वैश्विक संकटों के समाधान के लिए उन्हें न केवल अपनी नीतियों में बदलाव लाने थे, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े संकटों का हल निकालने के लिए उन्हें और भी बड़ा कदम उठाना था। क्या पिंटू और उसके दोस्त इस नए दौर में दुनिया को एक नई दिशा देने में सफल हो पाएंगे, या फिर उन्हें एक और बड़ी चुनौती का सामना करना होगा जो उनके नेतृत्व की आखिरी परीक्षा लेगी? वैश्विक समाधान मंच के आयोजन ने दुनिया भर के नेताओं, विशेषज्ञों और आम जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यह सम्मेलन न केवल एक चर्चा का मंच बन चुका था, बल्कि इसने एक नई चेतना और जागरूकता भी फैलानी शुरू कर दी थी। पिंटू और उसके दोस्तों की नीति, जो कभी केवल एक छोटे से गांव के लड़कों की सोच थी, अब पूरी दुनिया में एक आंदोलन बन गई थी। यह एक ऐसी सोच थी जिसमें समानता, न्याय और विकास की बुनियादी बातें थीं। लेकिन जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ने लगा, उन्हें एक और कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। कुछ शक्तिशाली देशों, जिन्होंने पहले भारत की बढ़ती शक्ति को लेकर चुप्पी साधी थी, अब खुलकर सामने आ गए थे। वे भारत की आत्मनिर्भरता के मॉडल को न केवल खतरनाक समझ रहे थे, बल्कि इसे अपने वैश्विक व्यापार और आर्थिक नियंत्रण के लिए एक बड़ा खतरा मान रहे थे। यह था वैश्विक व्यापार युद्ध। भारत के खिलाफ सुरक्षा और आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की गई और प्रमुख देशों ने भारत के उत्पादों पर भारी शुल्क लगाना शुरू कर दिया। यह निर्णय एक तरह से भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला था, लेकिन पिंटू और उसके दोस्तों ने इसे एक नई चुनौती के रूप में लिया और अपने आदर्शों को और दृढ़ता से अपनाने का संकल्प लिया। पिंटू ने अपने साथियों से कहा, यह समय हमारी असली परीक्षा का है। हम डरने के बजाय अपनी नीतियों पर और ज्यादा जोर देंगे। हमें दिखाना होगा कि हमारी आत्मनिर्भरता केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श बन सकती है। गुड्डू ने इस मौके पर कहा,
अगर हमें इस युद्ध में जीतना है तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाना होगा। हमें अपने उत्पादन, व्यापार और तकनीकी आधार को और भी सशक्त बनाना होगा ताकि हम इस संकट से न केवल बच सकें बल्कि इससे और भी मजबूत उभर सकें। मुन्ना ने एक व्यापक आंतरिक विकास योजना तैयार की जिसमें उसने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच एक नया आर्थिक समावेशी मॉडल पेश किया। उसने कहा, हमारी ताकत हमारी विविधता में है। हमें हर स्तर पर आर्थिक विकास की योजनाएं बनानी होंगी ताकि देश के हर नागरिक को इसका फायदा मिल सके। यह समय है जब हमें आत्मनिर्भरता के साथ साथ सामाजिक न्याय की भी पहल करनी होगी। राजू, जो हमेशा से राजनीति और कूटनीति के मामलों में माहिर था, ने इस संकट का मुकाबला करने के लिए एक नई कूटनीतिक रणनीति बनाई। उसने पिंटू से कहा, हमें अब दुनिया भर में एक नई कूटनीतिक साझेदारी बनानी होगी। हमें अपनी वैश्विक उपस्थिति को और बढ़ाना होगा ताकि हमारे खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों का असर कम किया जा सके। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम दुनिया के हर कोने में अपनी नीति का समर्थन हासिल करें।